हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड कार्बन रजिस्टर के बारे में। जो कार्बन रजिस्टर है ये टॉपिक अपना पिछले लास्ट दो लेक्चर से फिर से बाकी रह रहा है और इसको हम आज इसको खत्म करके ही जाएंगे। इसको आज अपने को पूरा कंप्लीट करना है। लेकिन आज के लेक्चर के जो दो मेन और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होंगे वो होंगे, एक होगा किरचॉफ्स लॉ जो कि आपको किसी भी सर्किट को पूरा कंप्लीट सोल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरे बात व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे आसान तरीका है व्हीटस्टोन ब्रिज। और फिर इसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है मीटर ब्रिज के अंदर। तो हम यहां पर मीटर ब्रिज को भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हमारे टॉपिक्स के बारे में। हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है ये चल रही है आपके लिए ट्वेल्थ क्लास बोर्ड रिवीजन के लिए। ट्वेल्थ क्लास बोर्ड एग्जाम्स के लिए रिवीजन चल रहा है और यहां पर आप हर एक टॉपिक को जस्ट एज कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, उस टॉपिक को एग्जाम में कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, उस तरीके से हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा आपको मैंने बताया दिया ऑलरेडी, किरचॉफ्स लॉ। इसके दो रूल है, केवीएल एंड केसीएल। केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देन व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड कार्बन रेजिस्टर्स। ये अपने आज के मेन टॉपिक्स रहेंगे और हमारे पास बीच में जब भी टाइम बचेगा तो हम यहां पर एग्जांपल्स भी करेंगे। और ये जो दोनों लॉज हम यहां पर पढ़ेंगे ना, ये दोनों ही लॉ हम यहां पर एग्जाम्पल के साथ करने वाले हैं। आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं, उसके बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं इसके टॉपिक्स के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। देखो, यहां पर अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले अपने पास किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? देखो, किसी भी एक जो सबसे डायरेक्ट जो सर्किट होता है, जैसे कि आपके पास इस टाइप का कोई सर्किट है, यहां पर आपने एक बैटरी लगा दी और आपने डायरेक्ट एक सिंगल लूप है। इस टाइप का अगर कोई आपके पास सर्किट है, यहां पर 6 वोल्ट आपने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के साथ और यहां पर 4 ओम हो गया, यहां पर 2 ओम हो गया, रेजिस्टर हो गए। तो इस कंडीशन में तो क्या है, आप ओम्स लॉ लगाओगे। ओम्स लॉ आप यूज करोगे और आपके पास यहां पर करंट की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। आप सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है यूज करोगे तो इस टाइप के सर्किट को आप पूरा कंप्लीट अच्छे से काम में ले सकते हो। लेकिन यहां पर अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर आ जाए आपके सामने, है ना, मुश्किल सर्किट आ जाए, कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर आ जाता है, तो उस कंडीशन में ओम्स लॉ से आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, ओम्स लॉ से आप सोल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए यहां पर हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ आगे जाना पड़ेगा, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के साथ साथ। तो यहां पर हम यूज करेंगे किरचॉफ्स लॉ है। किरचॉफ्स ने दो डिफरेंट रूल्स दिए हैं, लॉज दिए हैं, उनको यूज करके हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे उस सर्किट को लेकर, उससे जितनी भी चीजें होंगी वो सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहां पर ही मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि मैं अब यहां पर एक रेजिस्टर यहां पर कनेक्ट कर दूं, एक मैं बैटरी यहां पर कनेक्ट कर दूं 3 वोल्ट की, और यहां पर मैंने 2 वोल्ट 2 ओम का यहां पर मैंने आपके सामने रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। फिर हम यहां पर थोड़ा सा और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं, यहां पर हमने कुछ सोल्व कनेक्ट कर दिया, 2 ओम का रेजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया और यहां पर एक बीच में बैटरी भी कनेक्ट कर देते हैं हम। तो इस कंडीशन में क्या है, अब ये जो सर्किट है ना, काफी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गया और यहां पर अब क्या होगा, इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इस टाइप के सर्किट को सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किरचॉफ्स लॉ को यूज करेंगे। किरचॉफ्स के लॉ जो है यहां पर यूज करेंगे। क्यों काम में आते हैं? टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो इसके लिए मैं पहले 2 से 3 टर्म है मैं वो आपको यहां पर बता देता हूं। पहली टर्म है आपके पास कोई भी सर्किट, या फिर आप बोल सकते हो नेटवर्क। नेटवर्क वो होता है जिसको आप कॉम्प्लेक्स सर्किट जो होता है ना, उसी को आप कॉम्प्लेक्स सर्किट जो होता है, या जहां पे मल्टीपल
मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको आप नेटवर्क बोल सकते हो। जैसे ये जो हो गया ना, वो ये एक तरीके का आप इसको नेटवर्क बोल सकते हो, ठीक है। देन यहां पर एक चीज आती है, एक जो टर्मिनोलॉजी आती है उसको हम बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? ये जंक्शन आप रेलवे स्टेशन जो वगैरह जो होते हैं, रेलवे जंक्शन होता है, वहां से भी आप मान सकते हो। दोनों एक ही चीज है। जहां पर दो साइड से ज्यादा, दो ब्रांचेस से ज्यादा एक साथ आकर मिल रही हो, उसको आप जंक्शन बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये पॉइंट है, तो यहां पर एक ब्रांच तो इस साइड में आके मिल रही है, फिर एक ब्रांच आपकी यहां से आके मिल रही है, तो दो ब्रांच हो गई ना। अब जब तीसरी ब्रांच भी अगर यहां पर आकर मिलेगी, इसको आप जंक्शन बोल सकते हो। इसको जैसे आपने जो रेलवे के अंदर जो टर्मिनोलॉजी देखी होगी, वहां पर क्या होता है, एक तो रेलवे स्टेशन होता है और एक होता है रेलवे जंक्शन। तो रेलवे स्टेशन तो वो होता है जहां पर एक साइड से लाइन आ रही है, ट्रेन आ रही है, और वो डायरेक्ट दूसरी साइड चले जाती है, बस। वहां पे अब सिर्फ एक ही लाइन कनेक्टेड है, वो सिर्फ वहां पर स्टॉपेज है। वहां पे सवारी जो पैसेंजर्स है वो उतर सकते हैं और वापस चढ़ सकते हैं, तो वो क्या हो गया, रेलवे स्टेशन। फिर हम बात करते हैं जंक्शन की। जंक्शन जो होते हैं वो आपके आसपास के एरिया में जो बड़े रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर एक लाइन जा रही है, उसके अलावा कम से कम एक और लाइन आके वहां पर कनेक्ट कर रही है, तो वो जो हो गया आपको, वो जंक्शन की तरह काम करेगा। जैसे यहां पर ये जो लाइन है कंप्लीट जा रही है, ठीक है, और यहां पर इस तरीके से आके एक लाइन और मिल गई। अब एक और तीन होने के बाद ये चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, छह भी हो सकती है, सात भी हो सकती है, लेकिन कम से कम यहां पर तीन होनी चाहिए कि वहां पर आप ट्रेन को चेंज भी कर सकते हो। वहां पे आपको जब जहां पर ट्रेन बदलनी पड़ती है, तो वो क्या है, जंक्शन है। फिर अपने पास है एक जंक्शन के बाद एक होता है लूप, या आप इसको मैश भी बोल सकते हो। तो ये होता है क्लोज, जो एक पूरा सर्किट जहां पे आप उस सर्किट के अंदर जहां से स्टार्ट करें, आप वापस वहां तक आ सके उस सर्किट को बिना छोड़े। तो वो जो पार्ट ऑफ नेटवर्क है, वो जो एक नेटवर्क का सर्किट का हिस्सा है, उसको आप लूप बोल सकते हो। जैसे इस सर्किट के अंदर अगर मैं बात करूं, तो यहां पर कितने लूप है, यहां पे देखो। पहला, इस जगह से आप स्टार्ट करो मान लो, तो यहां से लेकर आप बिना छोड़े यहां तक वापस आ सकते हो। इस पूरे लूप के किसी भी पॉइंट से आप शुरू करो, यहां से शुरू करो तो आप यहां से लेकर यहां तक आ सकते हो, यहां से शुरू करो तो यहां से यहां तक, मतलब बिना रुके आप बिना ब्रेक किए पूरा सर्किट कंप्लीट कर सकते हो। तो एक आपके पास ये लूप हो गया। फिर यहां पर दूसरा लूप ये हो गया, क्योंकि आप अब यहां से स्टार्ट करके पूरा सर्किट इधर भी आ सकते हो, यहां से स्टार्ट करके पूरा सर्किट इधर भी आ सकते हो, तो ये क्या है, कंप्लीट लूप है। एक लूप ये हो गया, तो ये क्या हो गए, लूप हो गई। फिर एक आता है इसके अंदर ब्रांच। ब्रांच का मतलब उस लूप में से एक पॉइंट आप स्टार्ट कर रहे हो, और जब तक नेक्स्ट पॉइंट पर कहीं जंक्शन ना आ जाए, दो जंक्शन के बीच की जो बीच में डिस्टेंस होती है, उसको आप ब्रांच बोल रहे हो। जैसे कि अब मैं यहां पर इस जगह पर बात करूं, तो यहां पर आप एक ब्रांच ये मान सकते हो, यहां से लेकर इस ए पॉइंट से लेकर इस बी पॉइंट तक आपकी एक ब्रांच हो जाएगी। फिर बी से लेकर सी तक आपकी एक ब्रांच हो जाएगी, लेकिन इस ब्रांच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। फिर एक, यहां से आप इस पूरी को भी एक ब्रांच मान सकते हो। क्यों मान सकते हो, देखो मैं बता देता हूं कि यहां पर पॉइंट्स तो अलग अलग हैं, लेकिन यहां से लेकर यहां तक कोई थर्ड कोई चीज नहीं आ रही, कोई थर्ड कोई दूसरा, यहां पर इस ब्रांच के बीच में कोई और दूसरी ब्रांच कनेक्ट होके नहीं आ रही, कोई दूसरा डिवाइस कनेक्ट होके नहीं आ रहा, तो यहां पर ये पूरी एक ब्रांच हो गई। लेकिन अगर मान लो यहां पर कोई नया रेजिस्टेंस जुड़ने के लिए आ गया, तो अब क्या है, अब ये ब्रांच केवल यहां से लेकर यहां तक ही है। फिर ये वाली जो होगी ये अलग ब्रांच होगी इस जगह पे। तो इस टाइप से आप अलग अलग ब्रांचेस को काम में ले सकते हो, ठीक है। तो ब्रांच मतलब उस नेटवर्क का एक हिस्सा, कोई भी एक पार्ट हो सकता है, वो आपके पास ब्रांच की तरह काम करेगी। ये ऊपर एक ब्रांच हो जाएगी, और ये जो पूरा कंप्लीट देखोगे तो ये लूप हो जाएगा। तो इस तरीके से
आप ब्रांच, ब्रांच कोई फिक्स नहीं है। ब्रांच में अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लगा देता हूं डी, तो आप एक ब्रांच ये भी मान सकते हो और आप यहां ए से लेकर सी तक भी ब्रांच मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई दूसरी चीज आगे कनेक्ट नहीं हो रही। यहां पे अगर और कोई दूसरा कोई पार्ट आगे कनेक्ट हो जाएगा तो फिर ये ब्रांच नहीं रहेगा, फिर केवल अकेली ये ब्रांच रहेगी और ये सेपरेट ब्रांच होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मान लो जहां तक वो सिंगल कनेक्शन जब तक चल रहा है तब तक वो क्या रहेगी, ब्रांच रहेगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। लूप का आपने देख लिया, जहां पे क्लोज लूप बनता है, जहां से आप स्टार्ट करें वहां से आप वापस आ सकते हो, वो लूप हो गया, खत्म बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। यहां पर अपने पास किरचॉफ्स ने दो रूल दिए हैं, जिसमें से पहला है आपके पास किरचॉफ्स करंट लॉ। तो हम अभी किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर देखो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होगा। किरचॉफ्स करंट लॉ को आप किरचॉफ्स करंट लॉ को आप केसीएल भी बोल सकते हो और इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। जंक्शन का मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहां पर दो ब्रांचेस से ज्यादा आकर एक साथ कनेक्ट हो रही है उस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, जंक्शन बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फिर से बता देता हूं कि मान लो आपके पास एक ये ब्रांच है, आपके पास एक ये ब्रांच है, फिर यहां से इस पॉइंट पर एक ये ब्रांच आके मिल रही है। इस समय तक ये जंक्शन नहीं है, ये यहां पर केवल रेलवे स्टेशन है कि एक तरफ से इस साइड से गाड़ी आ रही है और इस साइड तक गाड़ी जा रही है कंटिन्यूअसली, ठीक है। ये होता है आपके आसपास कोई छोटा रेलवे स्टेशन होता है ना, उस तरीके से गाड़ी आई, सवारी उतरी या चढ़ी, वापस चले गए, ठीक है। एक बार में एक गाड़ी रहती है जनरली। लेकिन अब यहां पर मैंने क्या किया कि एक लाइन और आके यहां पर मिल गई, अब ये जंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या हो गया, यहां पे जंक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक लाइन और आके यहां पर मिल रही है, एक लाइन और आके यहां पर मिल रही है, तो ये अब क्या हो गई, जंक्शन हो गए, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, I1, इसको आप बोल सकते हो I2, इसको आप बोल सकते हो I3, इसको आप बोल सकते हो I4, इसको आप बोल सकते हो I5। और यहां पर मैं जो करंट्स है ऐसा कंसिडर कर लेता हूं, I1 टुवर्ड्स दिस जंक्शन, I2 भी टुवर्ड्स दिस जंक्शन, I3 ऑल्सो, I3 भी इस जंक्शन की तरफ जा रही है, और I4 जो है ये आउटगोइंग है यहां पर ऐसे, और ये I5 इज ऑल्सो आउटगोइंग फ्रॉम द जंक्शन। तो इस तरीके से आपने क्या है यहां पर इस जंक्शन को डिफाइन कर दिया। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि आपके पास जितनी भी यहां पे टोटल जो करंट होगी, नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट द जंक्शन विल बी जीरो। यहां पर एल्जेब्रिक सम होगा नेट करंट्स का इस जंक्शन के लिए, वो कितना होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में इनकमिंग को आप पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हो, आउटगोइंग को आप नेगेटिव कंसीडर कर लेते हो, तो वहां पर नेट सम जो होगा ना वो जीरो होगा। कैसे, देखो यहां पर पहले मैं लिख देता हूं उसके बाद बात करेंगे। एट ए जंक्शन एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स इज जीरो, ठीक है। अब ऑल द करंट्स आएगा, तो यहां पर इसका जो समेशन है ना आई का, आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप यहां पर इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। जैसे मैं यहां कर अगर बात करता हूं आपसे, तो जितने भी इनकमिंग करंट्स है उनको आपने क्या बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया। तो आपने बोल दिया, सॉरी, इनकमिंग करंट्स को आपने यहां पर पॉजिटिव कंसिडर किया है, तो आप I प्लस प्लस I2 प्लस I3 और I4 एंड I5 आउटगोइंग करंट है, तो ये हो जाएगा I4 एंड I5 इज इक्वल्स टू जीरो। इस तरीके से आपका नेट
एल्जेब्रिक सम क्या हो गया, 0। और एल्जेब्रिक सम का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ, और इनको नेट सम कर दो, ये 0 हो जाएगा। इसको आप अदर वे में भी ले सकते हो, क्या कि सम ऑफ या एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आप ऐसे भी बता सकते हो कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5। I1 I2 I3 जितनी भी है, इन सब को ऐड करके आप बता दोगे कि I4 और I5 दोनों के बराबर है, क्योंकि ये जो तीनों करंट है, ये वाली एंड ये वाली, ये तीनों क्या है, इनकमिंग करंट है। और ये वाली जो दोनों करंट्स है, ये क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो ये तीनों मिलकर इन दोनों के इक्वल होगी। सिंपल सी बात ये है। और यहां पर देखो, आपने अगर कहीं से मान लो अपने टीचर से पढ़ा है, तो वहां पर ऐसा हो सकता है, लेकिन 5% ऑफ द केस में ही होता है, ऐसा जनरली नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है आपको, जो इनकमिंग करंट्स है ना, जो इनकमिंग करंट है, उनको क्या बता दिया, नेगेटिव बता दिया हो, और जो आउटगोइंग है उसको आपको पॉजिटिव बता दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहां पर उससे रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उससे रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों तरीके से आप सोल्व करोगे तो दोनों सही हो जाएगा। लेकिन हम कैसे कर रहे हैं वो मैं बता देता हूं, फिर मैं आगे इसी चीज को काम में लूंगा। हम जो कर रहे हैं वो ये है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू लीविंग करंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव। ठीक है, इनकमिंग को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है, आउटगोइंग को हमने नेगेटिव कंसिडर किया है। तो एल्जेब्रिक सम कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और ये I1 I2 I3 इक्वल्स टू I4 एंड I5 बराबर हो गए। नेट इनकमिंग करंट्स आर इक्वल्स टू नेट आउटगोइंग करंट एट ए जंक्शन। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और यू कैन से किरचॉफ्स करंट लॉ। केसीएल बोलने में बड़ा आनंद आता है, इसको केसीएल भी आप बोल सकते हो, सिंपल छोटा सा नाम है इसका, समझ सकते हो आप। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। आगे क्या है कि ये जो लॉ है ये किसके ऊपर बेस है, इसका बेस क्या है इस लॉ का। तो आप ये बता, दिस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चार्ज कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बेसिस है ये, चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर डिपेंड कर रहा है। कैसे, सिंपल सी बात है, आपके पास ये एक जंक्शन है, यहां पे आपके पास कोई करंट आ रही है, यहां पर आपके पास दूसरी करंट आ रही है, और यहां पर आपके पास एक करंट है जो वापस जा रही है। ठीक है, I3 मान लिया। तो करंट क्या है, करंट इज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा, जितना चार्ज आएगा, वो करंट हो गई। तो सिंपल सी बात है, द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इनकमिंग एट दिस जंक्शन इज इक्वल्स टू नेट अमाउंट ऑफ चार्ज लीविंग दिस जंक्शन या आउटगोइंग दिस जंक्शन। ये बात है, नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज विल बी देयर ऑन द जंक्शन, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, नेट नेट इनकमिंग चार्ज इज इक्वल्स टू नेट आउटगोइंग या लीविंग चार्ज, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितना आएगा उतना जाना पड़ेगा। ठीक है, नो एक्यूमुलेशन, इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा नो एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, कोई एक्यूमुलेशन नहीं होगा, चार्ज इकट्ठा नहीं होगा जंक्शन पे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, एट, इस चीज को ध्यान रखना, नो एक्यूमुलेशन एट द जंक्शन। अब हम बात करते हैं इसके बाद, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अब अगर नए हैं वीडियो को देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये समझ में आ गया क्या, यस और नो टाइप करके बताएं ये आपको समझ में आ गया क्या। और अगर आ गया है तो आप थम्स अप भी बना सकते हैं वहां पे, और अगर नहीं आया है तो आप
बताएं, फिर भी आप टाइप करके बताएं नहीं आया आपके, मैं इसको और ज्यादा अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है, तब भी आपको बताना है। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट चार्ज। नेक्स्ट क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे करंट लॉ होता है ना, वो जंक्शन के लिए होता है, तो वोल्टेज लॉ किसके लिए होगा? सामने लिखा हुआ है, ये आपके लूप के लिए होगा। लूप का मतलब जहां पर आप जिस सर्किट के किसी एक पार्ट में, जहां से आप स्टार्ट करो वहीं पर आकर अगर आप वापस खत्म कर सकते हो तो वो कंप्लीट सर्किट का पार्ट क्या हो जाएगा? लूप हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम यहां पर अभी देखो, हम देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? देखो ये बता देता हूं, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका, साइन कन्वेंशन का इंपॉर्टेंट रोल है। साइन कन्वेंशन जिसको समझ में आ गया ना, वो यहां पर खेल करेगा, वो खेला करेगा यहां पे, जिसको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। और जिसको साइन कन्वेंशन में दिक्कत है वो यहां पर इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। तो देखो यहां पर सबसे पहले है साइन कन्वेंशन, हम जब जरूरत पड़ेगी तब बताएंगे। अभी हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता दें कि ये होता क्या है। सबसे पहले बता दिया मैंने, ये लूप के लिए होता है, मैश के लिए होता है, ठीक है। और इसके लिए क्या है पहले मैं लिखता हूं, उसके बाद बताऊंगा आपको। तो ये मैंने लिखा है, इन ए लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंज इन इज जीरो। किसी भी लूप के अंदर जो पोटेंशियल का जो चेंज होगा ना, वो कितना होगा? जीरो होगा। पोटेंशियल नेट जीरो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, या पोटेंशियल का नेट सम कितना आएगा वहां पे? पूरे लूप के लिए जीरो आने वाला है। अब ये कैसे आने वाला है ये देखो आप। जैसे मान लो यहां पर मैंने एक छोटा सा लूप बनाया, ये आपने बैटरी लगा दी 5 वोल्ट, और मैंने ये यहां पर एक सर्किट लगा दिया 5 वोल्ट। कहने का मतलब ये है कि जितना वोल्टेज यहां से आपको मिलेगा, उतना यहां से इस आर पर वोल्टेज क्या हो जाएगा? काम आ जाएगा। जितना वोल्टेज यहां से मिलेगा उतना यहां पे काम आएगा, सिंपल सी बात यह है। यहां से कितना मिला? +5 वोल्ट, तो यहां पे ड्रॉ, यहां पे कितना आ जाएगा? -5 वोल्ट हो जाएगा। तो यहां से लेके वहां तक पूरा ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 0। ये मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताया है, इसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कैसे होता है ये, ठीक है। या फिर मान लो मैंने इस लूप को थोड़ा सा और चेंज कर दिया, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, दो मैंने आपके सामने रेजिस्टर्स बना दिए यहां पे, तो ये कितना? 5 वोल्ट। अब ये टोटल जो 5 वोल्ट है ना, अब यहां पर इन दोनों पे मिलकर 5 वोल्ट ड्रॉप होगा, ठीक है। हो सकता है 3 वोल्ट यहां पे आ जाए, 2 वोल्ट यहां पे आ जाए, जितना आपको अप्लाई किया उतना वहां पर खत्म होना जरूरी है। तो कैसे होगा ये हम अभी बात करेंगे इसी के अंदर। सबसे पहले आपको ये देखना है हमारे पास साइन कन्वेंशन क्या चीज है। साइन कन्वेंशन यह है कि यहां पर आप जब कैलकुलेशन करोगे, जब इक्वेशंस आप लिखोगे, तो इन कैलकुलेशंस में या इन लूप की कंटिन्यूएशन में, काउंटिंग में आपको दो टाइप की क्वांटिटीज को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग उनको साइन कन्वेंशन यूज करना जो स्टैंडर्ड होता है। यहां पे दो टाइप के अलग अलग साइन कन्वेंशन है, जिसको एक वो होगा जो हम यूज करेंगे, मैं यूज करता हूं, और एक वो होता है जो कई लोग यूज करते हैं उसको भी। मतलब ये मान के चलो यहां पर दो तरीके से लोग काम करते हैं, जिसमें 60-70% एक तरीका यूज करते हैं, 30-40% एक तरीका यूज करते हैं। और जो सही है, कौन सा आंसर किससे सही आता है? दोनों से आंसर सही आते हैं। कितने परसेंट टाइम? 98% ऑफ द टाइम दोनों से आंसर सही आएगा। लेकिन जो रिमेनिंग 2% है ना, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि
100% टाइम जो सही आएगा वो कनेक्शन, वो कॉम्बिनेशन ऑफ साइन कन्वेंशन होगा जिसकी हम यहां पर बात करेंगे। बाकी जो दूसरे वाला है ना, उससे 98% ही सही आएगा। कोई एक या दो केस ऐसे जरूर आ जाएंगे कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में, नीट में, जेई में, कभी ना कभी आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपने खूब प्रैक्टिस करी है, आपको खुद को पता चल जाएगा। एक दो जगह ऐसी होगी जहां पर दूसरे वाले साइन कन्वेंशन से काम नहीं चलेगा, इसी को यूज करना है। इसीलिए पहले मैंने क्या था, पहले सबसे पहले मैं यही यूज करता था, लेकिन फिर बच्चे को कई बार वो लेकर आए तो मैं दोनों बता देता था। लेकिन उसमें फिर दिक्कत आ ही जाती थी जब आप इसको अच्छे तरीके से खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तब पता चलता है ये चीज। ठीक है, तो हम यहां पर डायरेक्ट वो यूज करते हैं जो हमारा 100% काम कर सकता है। 98% नहीं चाहिए हमें, 100% पूरे लेकर आने हैं। ठीक है, तो पूरे के लिए क्या करना है, ये वाला साइन कन्वेंशन। कैसे, जैसे देखो, अगर आप बैटरी आई आपके पास में, आपके पास सर्किट के अंदर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, और कैलकुलेशन की कोई एक लूप की डायरेक्शन होती है ना, हम लूप की डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, क्या है, हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ लूप, लूप की डायरेक्शन की बात करें। तो जब आप लूप की डायरेक्शन इधर होगी, इधर होने का मतलब क्या है, बैटरी में आप नेगेटिव से एंटर करके पॉजिटिव से आउट हो रहे हो, तो आपको सिर्फ एक चीज याद करनी है, पॉजिटिव से आउट हो रहे हो आप, तो आप लिखोगे वहां पर प्लस ई, प्लस ई लिखना है। और दूसरा, उसके बाद अगर आपके पास बैटरी है, बीच में बैटरी आई है सर्किट में, और आप इस तरीके से निकल रहे हो, आपके लूप की डायरेक्शन ये है, तो आप क्या करोगे, लूप की डायरेक्शन का मतलब आपकी कैलकुलेशन करने की डायरेक्शन, इक्वेशन बनाने की डायरेक्शन। पॉजिटिव में एंटर हुए, नेगेटिव से बाहर निकले आप, तो आप यहां पर नेगेटिव ई लिखोगे। अब इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूं सीधा सा, कि जब भी बैटरी है आपके पास, आप यहां पर इस साइड से देखो, मैं इसमें बता देता हूं, ये आपके पास बैटरी है, और ये आपके पास यहां पर क्या है, एक रेजिस्टर है, और इस बैटरी का आपने 5 वोल्ट लिखा है। तो यहां पर आप इस डायरेक्शन से कैलकुलेशन कर रहे हो, तो यहां पर आपने लिखा प्लस 5 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि भी आप इस पॉइंट के, बैटरी के इस वाले कोई भी एक पॉइंट से, इस पॉइंट से आप चलकर जब इधर तक आ रहे हो लूप में, तो इस लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये 5 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव के कंपैरिजन में 5 वोल्ट हायर पोटेंशियल पर है। भाई ये अगर 0 पर है तो ये 5 पर है, ये अगर 2 वोल्ट पर है तो ये 7 पर है, अगर ये 4 पर है तो ये 9 वोल्ट पर है, अगर ये इधर 5 वोल्ट है तो इधर ये 10 वोल्ट पर है। कहने का मतलब ये वाली साइड हमेशा 5 वोल्ट ऊपर रहेगी, हायर वोल्टेज पर रहेगी। यहां तो कुछ जुड़ा हुआ नहीं है इधर, और केवल इतना सा सर्किट है, तो यहां पर तो केवल क्या होगा, यहां पर तो इस तरफ 5 0 रहेगा, और इस तरफ 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। अगर हम इधर आने की बजाय हम इस तरफ चल रहे होते, तो ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पर है, तो कहने का मतलब ये होता, अगर यहां पर 5 है तो यहां पे 0 होगा। तो बोलोगे सर अगर यहां पर 0 है तो इधर कितना होगा, तो बेटा इधर -5 होगा। अगर इधर 0 मान लिया रेफरेंस के लिए, तो इधर -5 होगा। ठीक है, इधर आपने 10 मान लिए, तो इधर 10 - 5 यानी कि 5 होगा। जितना इधर रेफरेंस होगा उससे -5 कर देना। यही यहां पर सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब आपके सामने कौन आ गई, बैटरी आ गई उस कंडीशन में। ठीक है, और इधर क्या हुआ, ये प्लस और ये माइनस, और करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होती है, मतलब बैटरी इसी डायरेक्शन में चलती है, इस तरीके से। अब देखो आपके पास क्या है, हम आगे देख रहे हैं
रेजिस्टर। सर्किट में दो टाइप के कंपोनेंट हो सकते हैं। एक हो सकते हैं एक्टिव कंपोनेंट जो वहां पर एनर्जी दे रहे हो, जैसे कि बैटरी। एक हो सकता है जो एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो, पैसिव कंपोनेंट, जैसे कि रेजिस्टेंस, बल्ब, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, जो कुछ भी आपके घर में काम के आने वाली चीजें, वो सारे के सारे आ सकते हैं जो एनर्जी कंज्यूम करने वाले हैं। जो एनर्जी दे रहा है, अगर वो किसी को मिल गया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, वोल्टेज इंक्रीज हो गया, 0 से 5 हो गया, ऐसा ही तो है ना। और अगर किसी के पास एनर्जी कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट आ जाए, डिवाइस आ जाए, तो क्या होगा, वहां पर वो एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, कैसे कम होगी देखते हैं। ये देखो यहां पर, अगर इस डायरेक्शन में यहां पे करंट फ्लो हो रही है, ये आर है, यहां पर आर है, और यहां पर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, और आपके लूप की कैलकुलेशन की डायरेक्शन, आपके लूप की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में अगर है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे माइनस आई आर। ये थोड़ा सा काम समझने वाला है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो ऑपोजिट वाला जो कन्वेंशन है ना, अगर वो किसी ने लर्न किया है तो उनको यहां पर समस्या आ सकती है। मैं क्या कह रहा हूं, जब करंट की डायरेक्शन और आपके लूप की डायरेक्शन रेजिस्टेंस के टाइम पे समान हो, एक जैसी हो, आपको नेगेटिव आई आर लिखना है। आप कहोगे सर नेगेटिव क्यों लिखना है, तो मैं ये कहूंगा, जब रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होती है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज खर्च होता है। अब खर्च का मतलब ये नहीं कि पहले तो 5 रहेगा और फिर 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं। खर्च का मतलब वो काम आ जाता है, वहां पे उसका काम है, वहां पे वो ड्रॉप हो रहा है। यहां पे दो चीजें मिलती है, एक तो तब वोल्टेज सप्लाई मिलना, ठीक है, एक तो वोल्टेज मिलना कि वोल्टेज कितना वोल्टेज अप्लाई किया, 5 वोल्टेज अप्लाई किया। अप्लाई किसके थ्रू करोगे, बैटरी के थ्रू, तो वो सोर्स हो गया, तो वो 5 वोल्टेज आपको यहां आ गया जो इधर प्लस में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे जो करंट फ्लो होगी, करंट तो इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, आप लेकर चलोगे, इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पर अब करंट की डायरेक्शन भी यही हो गई, और ये लूप की डायरेक्शन भी यही हो गई कि भी इधर आया तो इधर ही जाएगा, इधर ही जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहां पर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जो रेजिस्टेंस का पॉइंट कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिव, इसके नेगेटिव से जो कनेक्ट होगा ये नेगेटिव। तो अब क्या हुआ, इधर से प्लस, नेगेटिव से प्लस पर आए तो आपका 5 वोल्ट इंक्रीज हुआ, तो इधर तो आप प्लस से माइनस जा रहे हो, मतलब आपका वोल्टेज यहां पर तो डिक्रीज होगा। तो आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर जितना वोल्टेज यहां से आपने अप्लाई किया है बैटरी से, उतना वोल्टेज यहां पर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो यहां पर तो आप नेगेटिव से प्लस पे आए तो +5, अब यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो -5 वोल्ट, इस तरीके से। अब पूरा आगे तक वापस यहां तक आ जाओगे तो आपको 0 मिला कि नहीं मिला, इस तरीके से। और अगर मैं इसको बैटरी की टर्म्स में लिखूं, आई आर की टर्म्स में लिखूं, तो यहां पे बनेगा E प्लस का, और यहां पे बनेगा माइनस का आई आर, कि आई आर की वैल्यू 5 ही होगी फिर इसमें। ये केवल एक अकेले सिंगल रेजिस्टेंस का है, इसको तो आप ओम्स लॉ से भी सोल्व कर सकते हो, और ओम्स लॉ में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां पे पड़ती है, ठीक है। और अगर आपके साथ ये करंट की डायरेक्शन है रेजिस्टेंस के अंदर, और ये आपके लूप की डायरेक्शन है, तो आप लिखोगे प्लस आई आर, क्योंकि अब आपने यहां पर करंट के जो ड्रॉप वाला काम है ना, उसके ऑपोजिट काउंट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली की ऑपोजिट तो पॉजिटिव होगा। एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। अब इसका एक ऑपोजिट जो कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन है ना, वो ऐसे होता है। अब क्या है, दूसरा वाला जो साइन कन्वेंशन है ना, वो ये करते हैं कि भाई इस कंडीशन में तो वो नेगेटिव ई ले लेते हैं, इस कंडीशन में वो पॉजिटिव ई ले लेते हैं, और इस कंडीशन में वो पॉजिटिव आई आर ले लेते हैं, और इस कंडीशन में नेगेटिव आई आर ले लेते हैं। बोलोगे सर इसमें डिफरेंस क्या है, कुछ डिफरेंस नहीं है, केवल नेगेटिव का डिफरेंस है। यहां पर जो कोई भी आपको इक्वेशन मिल रही है,
इसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इस वाली इक्वेशन मिल जाएगी। इनको आप यूज करोगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इस इक्वेशन के जैसा काम हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन हाँ दोनों में इसको अगर यूज करोगे 98% ऑफ द टाइम आप सही रहोगे, 1% होगा जब आप सही नहीं रहोगे। और यहां पर आप यूज करोगे तो आपको 100% टाइम आपका आंसर सही आएगा। कन्वेंशन याद रखना, इसका एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट स्लाइड में करवा रहा हूं आपको। तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड देखो आप कितना अच्छे से हैं। ये देखो, ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल है, बिल्कुल आया हुआ एग्जाम्पल है ये, 2010 में आया हुआ है शायद, हाँ 2010 में 2010 में आया हुआ एग्जाम्पल है किरचॉफ लॉ के ऊपर। इसके लिए देखो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि इसको नेमिंग कर दूंगा, ठीक है। ये अपने पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, सी, डी, ई एंड एफ, ये सब कुछ हो गया। और साइड में मैं एक रेफरेंस के लिए लिख देता हूं इधर कि आपका जो साइन कन्वेंशन कैसे काम में लेना है। जब बैटरी के पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो तो प्लस ई, बैटरी के नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो तो माइनस ई। करंट की डायरेक्शन में अगर आपको चलना है तो, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो आप माइनस आई आर, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो प्लस का आई आर। जो मैंने बोला है वो याद रखना, जो लिखा है उससे ज्यादा वो जरूरी है, ठीक है। तो ये याद रखो। अब फिर यहां पर है, हम इसके लूप बनाते हैं। सबसे पहले ये जो है ना 4 वोल्ट है, 4 ओम है, 1 वोल्ट है, 3 ओम है, 4 वोल्ट है, 2 ओम है, इसको यूज नहीं करेंगे, पहले हम सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। फिर आप उसको करते रहना, चेंज करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो लूप रूल कैसे बनाएंगे, जो यहां पे लिखा हुआ ना स्टेटमेंट, अभी तक मैंने लूप रूल का आपको केवल स्टेटमेंट बताया है। इन अ लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज पोटेंशियल चेंज इज 0। इसका मतलब यह है कि आपको यहां पर इस पूरे सर्किट के अंदर जितने ईएमएफ मिलेंगे उनको तो आप ऐड करते जाओगे इस डायरेक्शन में चलते हुए, जो भी आपको मिल रहा है। तो सिग्मा, आप इनको क्या लिखोगे, सिग्मा ई माइनस सिग्मा आई आर विल बी 0। अब देखो माइनस प्लस का कोई रोल नहीं है यहां पे, जो मिलेगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस बनेगा। तो सिग्मा ई प्लस सिग्मा आर इक्वल्स टू 0, ऐसे आपको लिखना है यहां पे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये भी तो वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है। क्या कौन सा कैसे है वो हम आगे देखेंगे अभी। तो देखो यहां पर इससे इसको रिप्रेजेंट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एग्जांपल आना, क्योंकि न्यूमेरिकल आने के ही चांस ज्यादा होते हैं और वही हमारे अलग अलग आता है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर ईएमएफ है, रेजिस्टेंस है, ईएमएफ रेजिस्टेंस, ईएमएफ रेजिस्टेंस। क्वेश्चन आपको यह कह सकता है कि फाइंड आउट करंट्स इन ईच ऑफ द ब्रांचेस। हर एक ब्रांच में आपको करंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो करंट फाइंड आउट करनी है तो ठीक है, कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन ये देखो यहां पर करंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो देखना जरूरी है। तो देखो मैं आपको यहां पर बता दूं, यहां पे कहीं पर भी करंट दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है। तो करंट आप इजीली किसी भी डायरेक्शन में यहां पे ड्रॉ कर सकते हो। मैं कोई एक डायरेक्शन ले लेता हूं, ठीक है। देखो यहां पर हम इस ए पॉइंट्स को रेफरेंस मानते आगे चल रहे हैं, तो यहां पर इस डायरेक्शन में एक करंट हो गई I1, ठीक है। ये करंट इधर भी रहेगी तो ये करंट यहां पर भी यही रहेगी, I1 यहां तक आएगी, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक एक ही ब्रांच है, कोई दूसरी ब्रांच आके ऐड नहीं हो रही है। तो इसलिए करंट बिल्कुल सेम रहेगी और वो क्या है I1। फिर इसके बाद यहां से जब आई है तो हमने मान लिया कि भाई इस डायरेक्शन में हमारे पास जो करंट है यहां पर वो मैंने ले ली I2, ये वाली जो करंट है वो I2 हो गई।
ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे इस डायरेक्शन में, यहां पर और मैं कंसिडर कर लेता हूं करंट I3। आप कहोगे सर आपने जो करंट लिया उसका बेसिस क्या है? मैं कह रहा हूं उसका कोई भी बेसिस नहीं है, आपको बस ले लेनी है करंट। अगर मान लो मैंने जो डायरेक्शन कंसिडर की है यहां से, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रही, अलग ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रही है, तो अपना जो आंसर है ना वो नेगेटिव आ जाएगा। अपना जो आंसर है वो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। और अगर हम क्या करेंगे, यहां पर पॉजिटिव करंट आ जाएगी तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, जो हमारा एजम्पशन है वो सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करेंगे। तो यहां पर देखो आगे देखते हैं हम, अप्लाइंग KVL इन लूप ABCFA। लूप ABCFA पता चल गया कौन सा लूप है? ये वाला लूप है। मैं यहां पर लूप को थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सही लगे। ये वाला लूप ले लिया हमने, ए से स्टार्ट करके वापस ए तक ही खत्म करना है तभी लूप बनेगा, अदरवाइज लूप नहीं बनेगा वरना। ठीक है, तो आप ये देखो इस जगह पर ए से स्टार्ट करके सबसे पहले कौन आ रहा है, साइन कन्वेंशन को देख लो। सबसे पहले कौन आ रहा है? सबसे पहले ये आ रहा है, कौन? आप बोलोगे I1 आ रही है। करंट के सामने जब तक करंट रेजिस्टेंस से फ्लो नहीं होती तब तक उसका कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। कंडक्टिंग वायर से कितने भी, कनेक्टिंग वायर से कितने भी फ्लो हो जाए, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। तो करंट है कोई बात नहीं, लेकिन जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक करंट का कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कौन आया फिर? ईएमएफ। ईएमएफ आप नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो ना, इस नेगेटिव से आउट हो रहे हो, पॉजिटिव में इन हो रहे हो, तो नेगेटिव से आउट होने का मतलब यहां पर क्या आ गया? नेगेटिव ई आ गया। सिंपल सी बात है। फिर R1 है। अब देखो करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम हुई ना, तो यहां पर नेगेटिव I1 R1, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद बी पॉइंट आ गया, कुछ नहीं है, बी से लेकर सी तक कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इधर आए आप, वहां से आए, फिर से लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो फिर से नेगेटिव। और कौन सा R2 है, तो नेगेटिव I2 R2। इसके बाद आपके पास ये वोल्टेज आ गया, सेल आ गया ना, तो सेल का ये नेगेटिव में अंदर गए, पॉजिटिव से बाहर निकले, तो पॉजिटिव से निकलने का मतलब प्लस E2। फिर इधर से F आ गया, F से A आ गया, कुछ नहीं मिला, इक्वल्स टू 0। इस तरीके से करना है, सिंपल। कितना आसान है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो दूसरा लूप देखते हैं हम। दूसरे लूप में फिर से देखो एक बार, अगर पहला समझ में आ गया ना तो मेरे को आप बताओ यहां पर कि सर आ गया समझ में। नहीं आया तो नहीं भी लिख सकते हो आप, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यस ही लिखना है, लिख दो, कह दो नहीं आया। देन हम दूसरा लूप यूज करते हैं, कौन सा वाला? ये वाला। हम दूसरा लूप इस डायरेक्शन में यूज करेंगे। आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन में लूप देखना, उल्टा नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई एक देखना था तो मैंने ये चूज कर लिया। तो इन फिर से अप्लाइंग लूप KVL इन लूप FCDEF, F से लेकर C, C से D, D से E, E से F। ठीक है, फिर से सेम वैसा ही आएगा। सबसे पहले कौन आया? पोटेंशियल। देखो एक बात बताऊं, यहां पे आपको ऐसा लग सकता है कि सर यहां पे I2 तो ऑपोजिट आ रही है। जब पोटेंशियल यूज कर रहे हैं ना, बैटरी यूज कर रहे हैं, तब I से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो I को कोई काम नहीं, हमारा काम किससे है? पहले बैटरी से है। तो नेगेटिव से बाहर निकले ना यहां पर, तो नेगेटिव से बाहर निकलने का मतलब हो गया नेगेटिव E2। ये E2 है, ऊपर वाला E1 है। ठीक है, नेगेटिव से बाहर निकले तो E2। फिर कौन आया? करंट। करंट में आप देखो, करंट इधर है और लूप की डायरेक्शन इधर है, तो ऑपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? करंट तो इधर फ्लो हो रही है यहां पे,
और जो लूप की डायरेक्शन है वो इधर आ रही है, ये ब्लू वाला लूप है, ठीक है। तो ऑपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो आप बता दोगे प्लस I2 R2। फिर C से D तक आए, कुछ नहीं है। D से इस तरफ आए, तो इस तरफ क्या है? R। R3 आ गया है ना, R3 आ गया आपके सामने। जब R3 आ गया तो आप इसको देखोगे, सेम डायरेक्शन है, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो गई यहां पे। तो माइनस का I3 R3, फिर बैटरी आ गई, तो आप प्लस से बाहर निकल रहे हो, नेगेटिव के अंदर जाके प्लस से बाहर निकल रहे हो, इसका मतलब प्लस का E3, आगे कुछ नहीं है तो इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं यहां पे, खास आपके लिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नहीं, ओनली 20% लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको थोड़ी दिक्कत हो जाती। कहां पे? बीच वाली साइड में देखो, आपको ये लग रहा होगा सर यहां तो E2 नेगेटिव पॉजिटिव आया है और यहां पे E2 नेगेटिव आया है, तो ऐसे कैसे हो गया? इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लूप सही से किया है ना, आ जाने दो। बता देता हूं मैं एक बार। तो यहां पे इस लूप को जो आप कंसिडर कर रहे हो ना, तो यहां पे पॉजिटिव से आउट हो रहे हो आप, तो आपने E2 प्लस लिखा है। इस लूप के लिए लूप की डायरेक्शन और इस करंट की डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो नेगेटिव I2 R2 है, ठीक है। अगर हम नीचे वाला लूप देख रहे हैं तो यहां से हम नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं, तो ये नेगेटिव E2 इसलिए आया है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक में जो नेगेटिव आया वो दूसरे में पॉजिटिव आए, नेगेटिव ही आए। एक में नेगेटिव हो सकता है, दूसरा में पॉजिटिव हो सकता है, दोनों में नेगेटिव हो सकता है, दोनों में पॉजिटिव से कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे प्री अजम्पशन लेके नहीं चलना है, पहले से कोई सोच लेके नहीं चलना है, ठीक है, कि पहले से कुछ दिमाग में घुस रहा है, ऐसे नहीं चलना है, इजी वे में चलना है आपको, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं इसके बाद ये वाला। अब हमारे पास एक, क्योंकि करंट्स कितनी है? 3 है, 3 करंट्स की या 3 वेरिएबल या अननोन है। 3 अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको 3 इक्वेशन चाहिए कम से कम। 3 लीनियर इक्वेशन होगी तभी तो काम होगा ना। तो थर्ड इक्वेशन और लिखो। थर्ड इक्वेशन लिखते हैं यहां पे, तो ये क्या आता है देखो, अप्लाइंग अगेन KVL इन लूप A B C D E F A, A B C D E F A, ये बड़े वाला लूप कंसिडर कर लिया आप, बड़े वाला लूप कंसिडर कर लिया, ठीक है। और बड़े वाले लूप में अब मैं यहां पे राउंड नहीं लगा रहा हूं, अपने आप ही देखना, A B C D E F A। तो देखो अपने आप बताओ, खुद से बताओगे आप मेरे को, ये बताओगे सबसे पहले नेगेटिव लूप की डायरेक्शन तो ये है ना, ये वाली डायरेक्शन। तो देखो ए से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले नेगेटिव E1, नेगेटिव से बाहर निकल रहा है। फिर करंट की और लूप की डायरेक्शन सेम है, माइनस I1 R1। बी से सी तक कुछ नहीं, सी से डी तक कुछ नहीं, और डी से आगे I3 आया ना, तो सेम डायरेक्शन है, तो फिर से माइनस I3 R3, और यहां पर आप फिर से प्लस से निकल रहे हो, प्लस E3 इक्वल्स टू 0। तीनों इक्वेशंस की वैल्यू रख दो और आंसर फाइंड आउट कर लो, हो जाएगा अपने आप ही। तीनों की वैल्यू रख दो, आंसर फाइंड आउट कर लो। अब इनकी वैल्यू रखकर अगर मैं सोल्व करूं तो कैसे कर सकता हूं? देखो वैल्यू रखने पर सोल्व जो होगा ना, पहले मैं वैल्यू रख देता हूं, सोल्व तो आप भी कर सकते हो। और यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, क्या? मुझे दो इक्वेशन तो मेरे को दो लूप से मिल गई, एक नंबर लूप, 2 नंबर लूप, मिल गई दो इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन थर्ड इक्वेशन लिखने के लिए मुझे लूप की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने कर लिया, यहां पे लूप की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये बड़ी हो गई, इसलिए थोड़ा आसान करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास दो रूल है, पहला KCL, दूसरा KVL। तो दो के लिए तो मैंने KVL लगा लिया,
एक के लिए मुझे केसीएल यूज कर लेना चाहिए, और जैसे ही मैं केसीएल करूंगा मेरी इक्वेशन बहुत छोटी हो जाएगी। केसीएल में क्या है भाई, किसी भी एक पॉइंट पे लगा दो, या तो एफ पे लगा दो या सी पे लगा दो। एफ का मतलब भाई I2 भी इधर आ रही है, I3 भी इधर ही आ रही है, और I1 इधर से निकल के जा रही है वापस। तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम KCL I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3, I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 हो जाएगा। सिंपल सी है, क्योंकि आपने यहां पर लगा दिया, कहीं पे भी लगा लो एक ही चीज आएगी। यहां पे लगाओगे तो I1 इनकमिंग है, I2 I3 आउटगोइंग है, तो I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। इजी हो जाएगा आपका काम इस तरीके से, ठीक है। तो पहले हम यहां पे लिखेंगे, इन तीनों में वैल्यूज लगा देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर यहां पर देखो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 3 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम 1 के अंदर ये वैल्यूज रखो आप। तो E1 की वैल्यू है 4 माइनस 4, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं आपको दिखाई दे जाए, -4 I1 R1 की वैल्यू 4 है ना, तो -4 इंटू I1 माइनस I2 R2 3 है, -3 इंटू R2, ठीक है। फिर E2 1 है, तो आप लिख सकते हो प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल है। क्या इसको आप सोल्व करके भी लिख सकते हो क्या? आप बोलते हो हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर देखो -4 प्लस का 1, तो ये हो गया एक साइड में इक्वल, इधर कर देता हूं। पहले इसको आई वाले को लिख देते हैं, ठीक है। -4 I1 माइनस ये R2 नहीं है, सुनो देखो यहां पर है ना, ये एक्चुअल में I रहेगा, I2 रहेगा, क्योंकि R2 का तो रोल, R2 की तो हमने वैल्यू रख दी है 3, इसलिए I2 रहेगा, ठीक है। तो फिर से बता देता हूं मैं आपको, तो इनको अब आगे देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा, पहले -4 I1 -3 I2, एंड अब देखो ये इधर बचेगा तो -3 बचेगा, तो उधर जब छोड़ देंगे तो ये +3 हो जाएगा, +1 है, -4 है, ये उधर जाके हो जाएगा, ठीक है। कितनी छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन आई है। दूसरा, इससे फ्रॉम 2 को देखो -E2, तो माइनस का 1, फिर प्लस I2 R2 कितना है 3 I2 माइनस का, फिर I3 R3 कितना यहां पे, ये प्लस का है माइनस का है, तो 2 I3, और फिर इसके बाद E3 प्लस का है, तो 4 वोल्ट, प्लस 4 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0। इसको भी सोल्व कर दो थोड़ा सा, ये -4 है, -1 है, +4 है, तो इधर तो +3 रहेगा, और उस तरफ ले जाओगे तो -3 इधर कर दो, +3 I2 +3 I2 -2 I3 -2 I3। ये आपके सामने दो इक्वेशन आ गई इनकी। तीसरी इक्वेशन आप इसको भी यूज कर सकते हो, जो ये वाली है इसको भी यूज कर सकते हो, या फिर चाहो तो I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 इसको भी यूज कर सकते हो। तो ये सब आपकी इक्वेशन आ गई तीनों, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है। तो यहां से जितनी भी आपकी इक्वेशन आई, इन तीनों इक्वेशन का सब्स्टिट्यूट मेथड से भी आप कर सकते हो, या आप चाहे इलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, इलिमिनेशन आसान रहेगा, किसी भी मेथड से करके आप इनको सोल्व करके करंट्स की वैल्यू I1 I2 एंड I3 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। तीन इक्वेशन आपके पास, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड,
इनसे यूज करो और आपका आंसर आ जाएगा इजी वे में। तो यहां पर एक बात और बता दूं मैं कि आपके पास ये जो केवीएल है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का क्या मतलब है यहां पे मेरा कहने का ये मतलब है कि जितने भी यहां पर ये वोल्टेजेस है, जितने भी एनर्जी सोर्सेज है, वोल्टेज प्रोवाइड करने वाली बैटरीज है, सेल है, ये सेल हमें जितना पोटेंशियल देंगे उतना ही पोटेंशियल यहां पर इन रेजिस्टर्स के ऊपर ड्रॉप होगा। मतलब जितनी एनर्जी हमें यहां से मिलेगी उतनी एनर्जी यहां पर खर्च होगी इन रेजिस्टर्स पे। ये जरूर है कि यहां पर एक लूप के अंदर ये सारा काम सेम होगा, इस लूप का अपने आप में पूरा काम चलेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन से दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इसको आप लिख लो, नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सोल्व जरूर कर लेना आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे के लिए। अभी हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इस चैप्टर का अभी के हिसाब से मान के चलो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां पर इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी होता है इसलिए। और ये आपको अगर डेरिवेशन के लिए अगर आ जाता है तो ये आपको किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन भी हो जाता है। ये खुद भी किरचॉफ्स लॉ से डिराइव होता है और इससे भी एक और चीज डिराइव होती है, तो ये बीच में की कड़ी हो गई है, इसलिए यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, ये बताओ। तो आप इसमें सबसे पहले ये बताओगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए अरेंजमेंट ऑफ 4 resistors from which we can find out the value of one unknown resistor or with the help of 3 known resistors। 3 नॉन रेजिस्टर जो होंगे जिनके बारे में हमें पता होगा वैल्यूज का, उन रेजिस्टर्स को यूज करके हम एक अननोन रेजिस्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो एक अननोन रेजिस्टर की जो वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे हम, जिसकी करेंगे वो अननोन रेजिस्टेंस होगा। और यहां पर ये 3 नॉन रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना ही इसमें बताने का दो। अब बाकी इसका हम डेरिवेशन करते हैं और इसका होता कैसे, पहले तो मैं आपको डायग्राम बना देता हूं कि यहां पर जो आप सब साथ में बनाओगे ना तो सही से बनेगा डायग्राम, आपसे भी बनेगा। ये देखो, आपको ऐसे ये 4 डिफरेंट पॉइंट्स कंसिडर कर लेने हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट ये जितना ज्यादा सिमेट्रिक होगा उतना ज्यादा सही से आपका डायग्राम बन पाएगा। फिर अपने पास ये एक रेजिस्टर, इसको आपने R1 नाम दे दिया। एक ये रेजिस्टर, इसको आपने R2 नाम दे दिया। एक ये रेजिस्टर, इसको आपने R3 नाम दे दिया। एक ये रेजिस्टर, इसको आपने R4 नाम दे दिया। तो ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 रेजिस्टेंस हो गए। और ये मान के चलो ये वाला जो रेजिस्टर है ये अननोन है, यूके है, ये अननोन है, ठीक है। ये मान के चलो, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो अननोन है उसके बारे में बार बार नहीं बोलते कि वो अननोन है, नया है, हम नहीं जानते, देख लेंगे इसको बाद में। फिर इस क्वाड्रिलेटरल के दोनों तरफ हम एक यहां से एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं और ये लो इधर की लगा दी हमने और ये बैटरी वोल्टेज लगा दिया। क्या इस बैटरी को आप इस क्वाड्रिलेटरल का डायमीटर बोल सकते हो क्या, या डायगोनल बोल सकते हो क्या? डायमीटर नहीं बोल सकते हैं, कैसे? तो इतना बड़ा जो हमने बनाया ना वो तो एक कनेक्टिंग वायर बनाया है, बाकी इसका कनेक्शन आप बाहर से यहां से हटा के, यहां से इसका कनेक्शन हटा के आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि यहां पर आपने बैटरी लगा दी, यहां पे की लगा दी, ऐसे भी तो कर सकते हो। बिल्कुल दोनों एक ही चीज है। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड था, इसका पोस्ट इसके साथ कनेक्टेड है, फिर की है
फिर नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड था, इसमें भी इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये एक ही बात है। ठीक है, तो इसके एक डायगोनल से आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है, जिसको मैं हटा देता हूं अभी यहां से। और एक जो दूसरा डायगोनल है रिमेनिंग, यहां पर मैं एक गैल्वेनोमीटर बना देता हूं। इस गैल्वेनोमीटर का भी अपना रेजिस्टेंस होगा, और वो होगा G। G इज ए रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, G लिख दो या RG भी लिख सकते हो, इसका जो रेजिस्टेंस है वो RG हो जाएगा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस RG, ये आप सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हमें इन चारों जो रेजिस्टर्स है ना, R1 R2 R3 R4, इन चारों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन बिटवीन किसमें, रिलेशन फाइंड आउट करना है R1 R2 R3 R4 में। तभी तो हम पता कर पाएंगे, तभी तो हम क्या फॉर्मूला डेराइव करेंगे जिसमें 3 नोन होंगे ये वाले, और ये अननोन होगा, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम फिर बाद में। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहां पर ये डायग्राम बना लिया। डायग्राम बना लिया तो मैं यहां पर अब करंट फ्लो करवा देता हूं कि करंट फ्लो कौन कौन सी डायरेक्शन से होगी। तो देखो, यहां पर हमारे पास सबसे पहले इस बैटरी से कोई भी एक करंट आएगी, जिस करंट को आप बोल रहे हो आई। कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी, कम ज्यादा, 1 2 3 5 एम्पियर, कितना भी हो सकता है। मैंने यहां पर आई लिख दिया। इस आई करंट में से कोई भी एक पार्ट ऑफ करंट इसके थ्रू जाएगी I1, और सेकंड इसमें से रिमेनिंग जो पार्ट है वो इधर से जाएगी, जिसको आप क्या बोल पाओगे, जिसको आपने बोल दिया एक बार के लिए I2। I2 बना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, यस। फिर हमने क्या किया, ये जो I1 करंट इधर गई तो यहां पर फिर से डिवाइड होगी, तो एक करंट तो इस तरफ आ गई IG। IG का मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो अगर I1 में से IG अगर इधर आ जाती है तो इधर बनेगा I1 माइनस IG, ये तो बनेगी भाई। IG इधर, I1 में से IG इधर आ गया तो इधर रिमेनिंग कितना, I1 माइनस IG। और ये जो IG करंट नीचे आ रही है, नीचे आकर इस जंक्शन में यहां पर मैच हो गई, तो ये भी इधर पास होगी, और I2 भी इधर से आके यहां से आगे इसके अंदर जाएगी, तो इसके अंदर करंट हो गई I2 प्लस IG। और यहां पर आकर कौन कौन सी करंट ऐड हो गई, यहां पे देखो, यहां पर ऐड हो गई I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG। देखो इस तरीके से I1 माइनस IG प्लस I2, क्योंकि ये यहां पर ऐड हो रही है, ये भी यहां पर ऐड हो रही है, प्लस IG। ऐसे ही तो है ना, जब ये दोनों करंट, इतनी सारी करंट ऐड होगी तो ये दोनों कैंसिल आउट, प्लस माइनस, फिर बचा कौन, I1 प्लस I2, जो यहां से निकल रहा था वो यहां पे वापस आ गया, खत्म। और I1 प्लस I2 इक्वल्स टू क्या है, I है इधर, और इधर भी वो I था, तो करंट का तो मामला यहां पे सेट हो गया। अब हमें यहां पर सिर्फ KVL लगाना है, KVL फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लूप फाइंड आउट करके। तो सबसे पहले यहां पर अपन क्या कर देते हैं, लूप का नाम दे देते हैं, मैंने नहीं दिया, पहले देना चाहिए था, ए अलग यूज करते हैं अपन। ठीक है, A B C D। ठीक है, A और C डायगोनल है, B और D डायगोनल है, ध्यान रखना इन बातों का। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, क्या है, इन लूप A B D A, समझ में आ गया, ये वाला लूप A B D A, ये वाला लूप है। और इस वाले लूप में जब आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, केवीएल लगाना है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, सबसे पहले I1 करंट आई R1 के थ्रू, दोनों सेम डायरेक्शन में,
तो आप लिखोगे -I1R1। सेम डायरेक्शन में ना, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, तो I1R1। ठीक है, एंड नाउ फिर क्या आया, IG फ्लो हो रही है इस ब्रांच में। IG किस में से फ्लो हो रही है, गैल्वेनोमीटर में से। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, वो है RG, वो है RG। सेम डायरेक्शन है तो -IG इंटू RG। मैंने अभी तक इसको G लिया था, लेकिन अब आज से मैं RG ले लिया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमारे पास यहां तक आया, D तक, D से वापस इधर आ रहा है। तो अब देखो, करंट के हम लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे की ऑपोजिट है। ऑपोजिट होने का मतलब, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब ये करंट अब प्लस I2 इंटू R2 आ जाएगा, वापस ए तक आ गए, इक्वल्स टू 0 हो गया। सिंपल सी बात, इतनी सी बात नहीं समझ रहे आप? ठीक है, कितना आसान है ये। फिर मुझे दूसरा लूप देखना है, क्योंकि इक्वेशन तो एक और बनानी है ना। अभी तो R1 और R2 आया है, R3 R4 तो बाकी है। तो यहां पर अब आपको एक और लूप देखना है। कौन सा, ये वाला लूप ऐसे देखना है, BCDB इन लूप BCDB KVL लगाना है। इसमें भी हमने क्या लगाया है, KVL फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो BC तक चलेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले ये करंट आ रही है और सेम डायरेक्शन में, लूप और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। BC डायरेक्शन है ना, ये BC डायरेक्शन है, तो BC डायरेक्शन होने से I1 IG, I1 माइनस IG, I1 माइनस IG इंटू R3। फिर क्या है, C तक आए, C तक आए तो अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, अब करंट इधर है और ये ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट होने से प्लस क्या, I2 प्लस IG इंटू R4। देखो ये सेम डायरेक्शन में था, लूप एंड सर्किट, तो ये क्या आया था, यहां पे नेगेटिव लेना है। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये क्या आ गया, पॉजिटिव आना है। और फिर यहां पर ये वाली जो करंट है, IG नीचे की तरफ है, ये IG नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, लूप, तो ये आ जाएगा फिर से प्लस IG इंटू RG इक्वल्स टू 0। यहां तक पहुंच गए। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस में से ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। यहां पर अब अपने को देखना है कि व्हीटस्टोन ने क्या कहा था। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन, व्हीटस्टोन ने यह कहा था कि भाई एक बात ध्यान में रखना, ये आपने 5 रेजिस्टेंस लगाए, ऐसे बीच में 4 रेजिस्टेंस लगाए, बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया। अगर इस B का पोटेंशियल VB एंड D का पोटेंशियल VD बराबर अगर हो जाए, बराबर इक्वल अगर हो जाए, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, तो कौन सा हायर पोटेंशियल हुआ, कोई सा भी नहीं हुआ। कौन सा लोअर हुआ, कोई सा भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब दोनों अगर बराबर पोटेंशियल हो गया, इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है दोनों में। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है दोनों में, तो बीच में से कोई भी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी। मतलब IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस इतना सा बताना है। तो आपको क्या लिखना, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन, इफ VB इक्वल्स टू VD, दोनों का पोटेंशियल अगर इक्वल हो गया, विच इंप्लाइज IG इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और IG इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन को दोबारा लिखनी पड़ेगी। आप वो सर IG को 0 कैसे करेंगे, हम करेंगे।
हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे पास ये जब सेटअप होता है, तो हम इन तीनों की, क्योंकि ये अननोन है, R4 ही तो अननोन है ना, ये तो नोन है, इनको तो हम अपने मनपसंद के अनुसार ले सकते हैं। इनकी वैल्यू इस तरीके से चूज करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि हम यहां पर जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें से कोई भी करंट फ्लो ना हो, क्योंकि जब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी तो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी। जब हमारे पास ये कंडीशन बनेगी तो हम इन इक्वेशंस को फिर से लिख सकते हैं आसानी से। तो लिख ही लेते हैं फिर, जब लिख सकते हैं तो देखो यहां पर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो देखो मैं यहीं पर लिखने की कोशिश करता हूं एक बार, ठीक है। फ्रॉम, ये फॉर्म हो गया, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से देखो ये हो जाएगा -I1 R1, IG जीरो होने से पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई, प्लस I2 R2 इक्वल्स टू जीरो। तो क्या आया, तो आप लिख दोगे विच इंप्लाइज I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2, ये दोनों इक्वल हो गए। और इधर से इसको जब आप लिखोगे तो कैसे आएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हो, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि यहीं पर पूरा ज्यादातर काम हो जाए, फिर पीछे नहीं जाना पड़े आपको, इसलिए ठीक है। तो यहां पे आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, -I1 -0, IG की जगह जीरो प्लेस करना है, तो ये तो जीरो हो गया, तो हो गया ये -I1 R3, -I1 R3 प्लस, अब देखो I2 तो रहेगा यहां पर, R2 रहेगा, I2 रहेगा और R4 रहेगा, I2 R4, और ये IG ये वाला फिर से जीरो इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या बना, I1 R3 इक्वल्स टू I2 R4 इक्वल्स टू जीरो, और ये इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। थोड़ा भी डाउट होता है ना, वीडियो को फिर से देख लेना, आ जाएगा समझ में, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ, आ गया ये। फिर इसके बाद इक्वेशन 3 और 4 को यूज करना है, क्योंकि आपको पता है 3 में I1 कॉमन है, इधर I1 है, इधर I2 है, उधर भी I2 है, तो इससे काम हो जाएगा आपका। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई, नॉट 1, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 4। देखो एक बार 3 क्या है, I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, ये I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2 डिवाइडेड बाई 4, 4 वाली क्या है, I1 R3 इक्वल्स टू R2 R4, I1 R3 इक्वल्स टू I2 R4, ये कैंसिल हो गए। आपको R4 अननोन है ना, तो R4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लेकिन पहले इसको एक बार और सोल्व कर लेते हैं, R1 अपॉन R3 R2 अपॉन R4, सिंपल सा है। या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, R1 अपॉन R2, इसको नीचे ले आए, इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जितना इंपॉर्टेंट दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये मान के चलो, व्हीटस्टोन के लिए, आपके लिए नहीं, ठीक है। तो अब आप देखो यहां पर, इसके बाद कि अब यहां से R4 चाहिए तो कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये आ जाएगा R2 इंटू R3 अपॉन R1, ये 3 नोन है, R4 अननोन है, और अननोन की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। इस तरीके से आप यहां पर आराम से
बना सकते हो, व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज कर सकते हो। और यहां पर अब आपको डायरेक्ट क्या देखना है, ये रहा। इसको मैं फिर से बना के बताता हूं एक बार, देखो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आगे बनाने पर। ये आपका ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। यहां पे एक रेजिस्टेंस होगा, यहां पे ये रेजिस्टेंस होगा, यहां पे रेजिस्टेंस होगा, यहां पे रेजिस्टेंस होगा। यहां पर ये आपकी गैल्वेनोमीटर है, यहां पर ये आपकी बैटरी है, ये की आपने कनेक्ट कर दिया। और इस तरीके से ये आपके पास क्या है, R1 है, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास R3 है, ये आपके पास R4 है। तो आपने क्या किया यहां पे देखो, यहां पर आपने ये किया है कि आपको R1 अपॉन R4, R2 है, ये देखो R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4, ये रेशियो जब इक्वल होगा ना, ये जब रेशियो सेम होगा तो बीच में से करंट ही फ्लो नहीं होगी। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो इस ब्रांच को आप यहां से हटा सकते हो। तो हटा दो, फिर हटा दो, फिर ये लो, ये जब हटा दोगे तो अब आपका डायरेक्ट काम हो जाएगा। ये ब्रांच हो या ना हो क्या फर्क पड़ना आपको। अब ये ऐसे काम करेगा सर्किट, इधर से करंट ही नहीं आएगी, करंट ऊपर से जाएगी, नीचे से जाएगी, बीच से यहां से नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपका होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ रियली वेरी गुड एग्जांपल, रियली वेरी गुड प्रैक्टिकल थिंग है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। और व्हीटस्टोन ब्रिज को सोल्व करने के लिए, इसमें से R4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है जिसको बोलते हैं मीटर ब्रिज, जिसको बोला जाता है मीटर ब्रिज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक मीटर ब्रिज ही करेंगे हम। मीटर ब्रिज, अब मीटर ब्रिज क्या है, मीटर कोई आदमी का तो नाम है नहीं, व्हीटस्टोन तो एक आदमी का नाम था तो उसके नाम पर हमने बता दिया। मीटर ब्रिज एक व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल सेटअप है। कि व्हीटस्टोन ब्रिज तो एक कॉन्सेप्ट है, एक रिसर्च है, एक वो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि अगर दो जो रेजिस्टर्स है इधर एक साइड के अगर रेशियो में होंगे दूसरी साइड के रेशियो के बराबर, तो वहां पर आप उनको बीच वाली जो करंट है उसको हटा सकते हो और आप फोर्थ रेजिस्टर को फाइंड आउट कर सकते हो। अब उसी का हम यहां पर क्या करते हैं कि एक इस टाइप का हमारे पास एक सेटअप होता है, अरेंजमेंट होता है। ये जो येलो कलर की लाइन बता रखी है ये पूरा कंप्लीट एक ऐसा लकड़ी का कार्डबोर्ड होता है। इस कार्डबोर्ड के ऊपर ये यहां पर मेटल की प्लेट्स होती है जो मैंने थोड़ी डार्क ब्राउन कलर में या जो थोड़े डार्क ग्रे कलर में बता रखी है। यहाँ पे ब्राउन है, डार्क है, देख लेना, ग्रे ब्राउन ऐसा कुछ है ये। ठीक है, फिर यहां पर ये जो है ये एक 1 मीटर लंबा स्केल है, 1 मीटर लंबा वायर है ये। और ये जो वायर है ना ये भी एक स्केल के थ्रू कनेक्टेड होता है, ये भी एक स्केल के साथ कनेक्टेड है। और उस स्केल को आप यहां पर प्लॉट कर सकते हो, मैं यहां पर प्लॉट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, और ये जो यहां पर वायर है 1 मीटर लंबा है और यहां पर जो स्केल होगी ना इसकी, देखो प्लॉट कर ही देते हैं। ये जो स्केल होगी ये यहां से लेकर यहां तक ये सेंटीमीटर स्केल में होगी, सेंटीमीटर। जैसे ये इसको 100 छोटे छोटे पार्ट्स में आप काउंट कर सकते हो इस तरीके से। ये 100 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, अब ये जो 100 सेंटीमीटर है तो यहां पर इसको अब कैसे अरेंज करते हैं ये देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दोनों कनेक्शन है ना यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे आरबी। रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर काफी सारे रेजिस्टेंस होते हैं जिनकी कुछ फिक्स वैल्यूज होती है और वो आपके सामने नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस आप वहां से निकाल सकते हो। अब वहां पर 2 ओम, 1 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, कितना भी रेजिस्टेंस आप यहां से ले सकते हो जो आपको पता होगा। ये नॉन रेजिस्टेंस होता है यहां पर। ठीक है, आरबी का मतलब नॉन रेजिस्टेंस।
एक आपने ऐसा वायर ले लिया या ऐसा रेजिस्टर ले लिया जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है और आपने इसको एस लिख दिया, एस, ये अननोन रेजिस्टर है, ठीक है। और फिर इधर ये पूरा वायर है और इस वायर के इस साइड में आपने एक बैटरी या सेल या फिर आपने एक इसको की के साथ कनेक्ट कर दिया, ये आपके साथ V वोल्ट का सेल हो गया, ठीक है। और यहां पर आपने एक गैल्वेनोमीटर लिया, इस गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी कनेक्ट करके वो यहां पर आपको बता रहा है, जॉकी कनेक्ट कर दिया आपने, ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर से आपने जॉकी कनेक्ट किया और ये कनेक्ट कर दिया। अब हम यहां पर बात करते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा सेटअप बन गया क्या, ये मैं बताता हूं आपको। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था, हमारे पास ये 4 पॉइंट्स होते थे, ठीक है। पहला पॉइंट यहां पे R1, दूसरा पॉइंट यहां पे R2, तीसरा पॉइंट यहां पे R3 और फोर्थ यहां पे R4। इन दोनों के बीच में, जैसे ये A, B, C, D, B और D के बीच में यहां पर ये गैल्वेनोमीटर होता था और यहां से हम इसको कनेक्ट करके बैटरी वगैरह लगा के इधर जोड़ देते थे, ऐसा ही था ना, रफली ऐसा ही था। क्या ये उसके साथ मैच कर रहा है क्या? आपको लगेगा नहीं कर रहा, लेकिन मैं बताऊंगा करेगा कैसे। देखो ये A है ना यहां पे, इसको आप A मान लो, A हो गया। A के ऊपर R1 है, ये R1 आ गया, ये आ गया R1, और ये R1 और ये पॉइंट क्या हो गया, B पॉइंट हो गया अब, ठीक है। इस B से R3 हो गया ना, ये आपके सामने R3, तो आपने इसको R3 नाम दे दिया S वाले को, बिल्कुल। तो ये R3 हो गया, R1 आ गया, R3 आ गया, A पॉइंट ये रहा, B पॉइंट मैंने यहां पे प्लॉट कर दिया, और R3 के बाद में ये पॉइंट कौन सा, C, ये पॉइंट हो गया C, ये R3। देखो ये क्या है, ये मेटल प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट्स है, प्लेट्स होने से क्या होगा, इनका खुद का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। जब बहुत कम होगा तो कोई बात नहीं, चलने दो इसको, ठीक है। बहुत कम होगा तो केवल और केवल ये वाले रेजिस्टेंस जो है ना वही इफेक्टिव होंगे। ये जो वायर होगा ये भी रेजिस्टर वायर होगा, कॉन्स्टेंटन है, मैग्नीन है या फिर नाइक्रोम है, जिनकी रेजिस्टिविटी तो हाई होती है और जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी हाई होने पर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होने पर वेरिएशन, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस रहेंगे, इसलिए ये यूज किया है, ठीक है। फिर ये आपके पास S हो गया, S के बाद R3, C पॉइंट आ गया। अब इसका ये जो वायर है, इसका ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाली जो लेंथ है ये R4 की तरह बिहेव करेगी, और ये वाली जो लेंथ है ये भी R2 की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि ये भी तो रेजिस्टेंस वायर है आपने। और ये जो पॉइंट है ये D पॉइंट हो जाएगा, जो नीचे, जो ये गैल्वेनोमीटर के आगे वाला, ये गैल्वेनोमीटर के आगे वाला, क्या सा, गैल्वेनोमीटर के आगे वाला D पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। दोनों में एनालॉगस हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। इस तरीके से काम करना है। अब हम सीधा सा यहां पर देख लेंगे R1 क्या है, R2 क्या, हमारे पास क्या है, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। हमें 4 में से एक अननोन होना चाहिए जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, R1 इक्वल्स टू है R, जो कि आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स RB। इससे हम जो नॉन रेजिस्टेंस निकालेंगे वो है नॉन, ये क्या है, नॉन। R2 ये होगा रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L कौन सा, ये बताता हूं। देखो जब भी हम यहां पर इस सर्किट को ऑन करेंगे तो यहां पर
ये जो जॉकी है, जॉकी का मतलब कंट्रोलर, ये जॉकी होता है, जॉकी का मतलब कंट्रोलर होता है, ठीक है। और जो रेडियो जॉकी है तो क्या रेडियो कंट्रोलर ही तो हो गया ना। वैसे ही जितने भी जॉकी है वो सारे कंट्रोलर है। तो ये क्या हुआ कि यहां से आपने इस बी पॉइंट से गैल्वेनोमीटर जोड़ा, और हम इसमें इस लेंथ जीरो से लेकर, ये जीरो है यहां पर ये 100 है, इस जीरो से लेकर यहां तक इसको स्लाइड करेंगे, टच करते हुए स्लाइड करेंगे, टच करते हुए चेक करेंगे, तो क्या पता चलेगा हमें ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर लेंथ एल होगी और उसका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होगा। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जहां पे जीरो होगा ना, उस पॉइंट को हम एल लेंथ लेकर, यहां से एल लेंथ लेकर हम मेजर कर लेंगे, जो सेंटीमीटर्स में हो सकती है, सेंटीमीटर में ही होगी। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ एल काम करेगा, और जो कि डायरेक्टली इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो फिक्स है, मेटेरियल फिक्स है, तो यहां पे जो आर है ना, R2 वो प्रोपोर्शनल डायरेक्ट लेंथ के होगा, तो हम लेंथ कंसिडर कर लेंगे इसकी। देन R3 इज अ रेजिस्टेंस ऑफ S, रेजिस्टेंस ऑफ S जो क्या है, अननोन है, ये अननोन हो गया। और फिर हमारे पास R4 क्या है, यह है रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एल, पूरी 100 है, एल इधर आ गई, तो इधर क्या बचेगी, 100 माइनस एल बचेगी, इसका रेजिस्टेंस। तो हमारे पास ये सारे आ गए, वैल्यू रख दो, R1 की जगह R, R2 की जगह L, R3 की जगह S, और R4 की जगह ये रहा 100 माइनस एल। आपको क्या चाहिए, आपको S चाहिए, तो S कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर लोगे, 100 माइनस एल इंटू आर अपॉन एल, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहां से इस फॉर्मूला से आप आराम से कोई भी जो आपके पास अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के अंदर इस तरीके से आप कर सकते, आपको सिर्फ इसमें समझना क्या है, आपको सिर्फ ये जो R1 R2 R3 R4 ये समझने की ये कैसे कैसे होते हैं। यहां पे दिक्कत क्या हो सकती है, सिर्फ ये दिक्कत हो सकती है सर R3 R2 एंड R4 कैसे है ये बताओ। देखो मैं आपको बताता हूं, जो ऐसे होगी कि आपके पास ये देखो एक ये लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक की पूरी लेंथ कितनी है, 100 है, और इस 100 में से आपने क्या किया है, इस 100 में से आपने एल लेंथ तो इधर ले ली, और 100 माइनस एल इधर ले लिया आपने। तो किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा पूरा एक्चुअल टर्म में, वो होगा रो एल अपॉन ए, ये होता है रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टिविटी रो है तो। फिर आपको पता है कि उधर वाले का अगर देखें तो रो अपॉन ए, और इधर भी कोई एल की टर्म आएगी, लेकिन इधर एल की जगह कितना है, इधर एल की जगह है 100 माइनस एल। तो ये दोनों वैल्यू रो एल अपॉन ए, ये भी आप यहां पे रख सकते हो, रो 100 माइनस एल अपॉन ए, ये भी आप यहां पे रख सकते हो। तो दोनों जगह से इक्वल होने पर रो एंड रो कैंसिल आउट, ए और ए कैंसिल आउट, बचेगा कौन, एल, और उधर 100 माइनस एल, सिंपल ऐसे बचेगा। तो ये जिसको थोड़ा सा और भी डाउट रहता है वो भी क्लियर हो गया, और इस तरीके से आप यहां पर इसको एस को फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर आपको यहां पर इस वायर की, ये वाला जो वायर है एस, इस वायर का डायमीटर बता दे या रेडियस बता दे, तो क्या आप इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो, रेजिस्टिविटी ऑफ एस फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, स्क्रू गैस से स्क्रू गैस से नहीं, इसको माइक्रोमीटर से इसका आप डायमीटर फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो आप इसकी रेजिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, रेजिस्टिविटी या
स्पेसिफिक रेजिस्टर। ये कैसे होगा? देखो रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऐसे होगा, आप ये देखो R इक्वल्स टू क्या होता है? रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, तो हमारे पास रेजिस्टेंस है S, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होगा रो L अपॉन A। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना S, लेंथ तो आप डायरेक्ट मेजर कर लोगे, एरिया चाहिए आपको खाली, ठीक है ना? तो यहां पे रो अगर फाइंड आउट करना है तो रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा S इंटू ए अपॉन एल। तो ए क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर, और आर इज इक्वल्स टू क्या होता है? डी अपॉन टू, डायमीटर अपॉन टू। तो यहां पे आप देखो ए इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर, तो आपके पास यहां पर ये एस में रखोगे इसकी वैल्यू, तो यहां से रो इज इक्वल्स टू आ जाएगा एस पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर इंटू एल। ये आपके पास यहां पर इसकी रेजिस्टिविटी आ जाएगी। एस की जो वैल्यू है, एस की जो वैल्यू है वो तो आपने यहां से इस एस से यहां से फाइंड आउट करी है, और आपके पास इसकी डायमीटर जो है वो आप माइक्रोमीटर से फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, और एल स्केल से फाइंड आउट कर लोगे, और पाई और एस तो आपने फाइंड आउट कर ही लिया, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है 4 आपको पता है, रेजिस्टिविटी भी आ जाएगी इसकी। अब हमारे पास टॉपिक है इसका नेक्स्ट, कार्बन रेजिस्टर्स एंड कलर कोडिंग। तो कार्बन रेजिस्टर्स एंड कलर कोडिंग के लिए हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये आपके सिलेबस में कहीं होता है कहीं नहीं होता है, तो मैं आपको बता देता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना, ठीक है? अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसको सर्च कर लेना, इसको स्टडी कर लेना, वरना इसको छोड़ देना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, करवा देता हूं, ठीक है? तो अभी अपना टॉपिक है कार्बन रेजिस्टर। कार्बन रेजिस्टर क्या होता है? देखो, जब भी अभी हमने पहले के जो कुछ लेक्चर्स है उनमें रेजिस्टेंस के बारे में पता करा है, बात करी है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स क्या होते हैं, हमें अलग अलग सर्किट जब बनाते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेजिस्टर्स का जरूरत होती है। सर्किट हम कोई भी बनाते हैं, चाहे हम डायरेक्ट छोटा इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाते हैं, हमें हर जगह पर रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती ही है। और जो रेजिस्टेंस की जरूरत है, ये मान लो जो वेरिएशन है रेजिस्टेंस की वैल्यूज का, वो बहुत वास्ट वेरिएशन है। जैसे कुछ फ्रैक्शंस ऑफ ओम से लेकर 0.01 ओम तक मान लो आप, यहां से लेकर 100 मेगा ओम तक का भी आपको रेजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं वो यहां पर 0.1 कम पड़ती है, लेकिन 0.5 ओम से लेकर 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 33 ओम, कितनी भी जो किसी भी सर्किट में कैलकुलेशन के अनुसार जितने भी हमारे पास अवेलेबल इंटीजर वैल्यूज होती है, हर वैल्यू का जरूरत पड़ सकती है। फ्रैक्शंस होते हैं उनकी भी जरूरत पड़ सकती है, डेसिमल्स की भी जरूरत, किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है ना। तो हमें बहुत सारे हमारे पास अगर रेजिस्टेंस है, हम अगर लैब के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो हमें जो अवेलेबल रेजिस्टर्स में से डिजायर्ड अमाउंट का रेजिस्टर अगर हमें सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम मल्टीमीटर लेके, मल्टीमीटर का मतलब है जो रेजिस्टेंस को मेजर कर सके, रेजिस्टेंस को, करंट को, वोल्टेज को, इन सबको मेजर कर सकता है कैपेसिटेंस को मल्टीमीटर। तो वो ये एक तो हम ये ऐसे लेकर बैठे कि हर एक रेजिस्टर को हम मेजर करें मल्टीमीटर से बार बार, और फिर पता करें कि हमें ये रेजिस्टेंस चाहिए। अब मान लो हमें चाहिए 100 रेजिस्टर्स हमारे पास पड़े हैं, हमें कोई एक वैल्यू चाहिए, पता चला हमने 99 मेजर कर दिया, 100 नंबर वाला जो है वो अपना रेजिस्टर है जो चाहिए, तो 100 तक आपने मेजर किया, वो तो वैल्यू खत्म हो गई, आपकी जो टाइम खत्म हो गया, उसमें वैल्यू क्या मिली आपको? कुछ नहीं हुआ। लेकिन दूसरा तरीका है कि आपको डायरेक्ट देखते ही पता चल जाए कि भाई देखा तुरंत पता चल गया इसमें कौन सी वैल्यू है, तो आपको केवल देखना पड़ेगा, मेजर नहीं करना पड़ेगा सबको। तो उस कंडीशन के लिए, वैसी आसानी बनाने के लिए हमारे पास जो रजिस्टर बने होते हैं वो कार्बन मिक्सचर के बने होते हैं, और साथ ही साथ उनको अलग अलग कलर से कोड किया हुआ होता है।
उन पे अलग अलग कलर की स्ट्रिप बना दी जाती है, जिससे कि जब आप उनको देखते हो तो आप उनको इजी वे में वहां पर पता कर पाओगे वो रेजिस्टेंस कौन सा है। तो उसी को हम आज यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है? The commercial resistors which are made up of carbon mixture is known as a carbon resistors. डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं, आपको पूछेगा इसकी कोडिंग, इसको पता कैसे करना है। देखो कार्बन रेजिस्टर में है ना, इसकी स्ट्रिप जो होती है, 4 स्ट्रिप होती है इसके ऊपर। इसकी स्ट्रक्चर तो ऐसी होती है, मान लो ये आपके पास एक सिलिंड्रिकल शेप है, यहां पर सिलिंड्रिकल इसका शेप होता है, और फिर इनके बाद इनकी स्ट्रिप होती है यहां पे। अब मान लो जो स्ट्रिप है वो किसी भी कलर की हो सकती है। एक स्ट्रिप ये हो गई, फिर आपके सामने एक स्ट्रिप ये हो गई, फिर आपके सामने एक स्ट्रिप ये हो गई, और फिर आपके सामने एक स्ट्रिप ये हो गई। इस तरीके की आपके सामने 4 डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिप होगी, और इन सभी स्ट्रिप का अलग एक सिग्निफिकेंस होगा। ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड, इधर से आप काउंट करेंगे लेफ्ट साइड से, ये होगी थर्ड, और ये होगी फोर्थ। 4 आपके पास स्ट्रिप है, चारों के अलग अलग कलर हैं, और हर एक कलर का अलग कोड दिया हुआ होता है। हर एक कलर का एक कोड होगा, उस कोड को हमें पता चलेगा, नंबर होगा 1 से लेकर 10 तक के लिए। तो पहला जो डिजिट है यहां पर, पहला जो कलर है वो होगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जो फर्स्ट है ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो आपका सेकंड कलर होगा वो सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, या सेकंड डिजिट होगा, आप ये मान के चलो। और जो आपके पास थर्ड जो है वो होगा मल्टीपल। मल्टीपल कैसे होगा उसकी बात करेंगे हम। और जो फोर्थ होगा वो होगा एरर, या आप कह सकते हो टॉलरेंस, या कह सकते हो वेरिएशन। एरर का मतलब इतना कम ज्यादा हो सकता है। अपन कई बार बात करते हैं ना कि भाई लमसम आप ये बताओ कि इंडिया कितने रन बनाएगी, तो आप ये कहोगे कि इंडिया का आज टारगेट है लगभग 350 बना लेगी, 350 350 बना लेगी, ठीक है। पर क्या पक्का 350 बना लेगी? फिर आप थोड़ा सा करके बोलते हैं नहीं यार 10-20 ऊपर मान ले, 10 ऊपर नीचे मान लो भाई, 350 के 10 नीचे मान लिया, 350 के 10 ऊपर मान लिया, तो 340 से लेकर 360 की रेंज हो गई। यहां पर भी ऐसा होता है कि जो रेजिस्टर्स होते हैं उनकी, जैसे मान लो आपने बनाया 50 ओम का रेजिस्टेंस बनाया है कहीं से भी, तो वहां से वो 50 एग्जैक्ट नहीं बनेगा। हो सकता है वो 48 ओम का बन जाए, और हो सकता है वो 52 ओम का बन जाए। तो इनकी वैल्यू क्या होगी? वो एरर का मतलब उसकी वैल्यू भाई 48 से लेकर 52 के बीच में कोई भी हो सकती है। एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि 50 ही हो, 48 से लेकर 52 के बीच में, लेकिन 50 के बहुत नजदीक है, ऐसा हमारा यहां पे मानना होता है इस रेजिस्टर के लिए। जो रिमेनिंग जो डिफरेंस है वो आप मेजर करके कैलकुलेट कर लो, या कोई सीरीज या पैरेलल में कोई दूसरा वायर लगा दो, काम हो जाएगा आपका। दैट्स इट, ठीक है। तो यहां पर इस टाइप का आपको रेजिस्टेंस दे दिया, फिर यहां पर इसके एक तरफ एक वायर होता है, दूसरी तरफ दोनों साइड में कनेक्टिंग वायर होते हैं, उनको आप कनेक्ट करके डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हो। तो यहां पर देखो इसका कौन सा कलर होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बता दिया। इसको ऐसे लिखेंगे, सबका डिजिट होगा, इसका भी डिजिट होगा, इसका भी डिजिट होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो सबसे पहले आपने लिखोगे फर्स्ट, उसके बगल में बिठाओगे सेकंड को, दोनों को एकदम बिल्कुल जोड़े की तरह, कपल की तरह, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में थर्ड, थर्ड होगा 10 की पावर के साथ, फिर प्लस माइनस फोर्थ, ये होगा इसकी एरर टॉलरेंस, ये आपका इसकी टॉलरेंस परसेंटेज में होगा ये। तो देखते हैं कैसे, अभी देखो आप, ये देखो ये इसका कलर कोडिंग है, आपकी बुक में भी दिया हुआ होगा, देख लेना वहां से। इसमें ब्लैक को 0 कलर, पहले है नंबर,
फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए नंबर काम में आते हैं, और फिर मल्टीप्लायर, थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए मल्टीप्लायर काम आता है। फोर्थ वाला यहां पर टॉलरेंस के काम आता है, एरर के काम आता है। इसमें यहां पर कोई वैल्यू कंसिडर नहीं करनी होती इसकी, ये बताएगा वहां पर कि कितनी टॉलरेंस है, कितनी एरर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वहां पर ऐसा बताया जा सकता है कि आपको जैसे सपोज 100 ओम बता दिया आपको, अब 100 में से कितने कम ज्यादा, भाई 10 कम ज्यादा हो सकता है, तो मतलब 90 ओम से लेकर 110 तक हो सकता है। इसके बीच में कोई एक वैल्यू होगी, 105 हो सकती है, 95 हो सकती है, 105 हो सकती है, 98 हो सकती है, 108 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका एरर को बताएगा। जैसे ब्लैक के लिए 0 है, ब्राउन के लिए 1 है, रेड के लिए 2 है, ऑरेंज के लिए 3 है, येलो के लिए 4 है, ग्रीन के लिए 5 है, ब्लू के लिए 6 है, वॉयलेट के लिए 7 है, ग्रे के लिए 8 है, व्हाइट के लिए 9 है। और इधर है फिर फोर्थ जो कलर होगा वो केवल गोल्डन, सिल्वर या नो कलर, कोई बैंड होगा ही नहीं, 3 ही बैंड होंगे। तो उसमें 5% टॉलरेंस गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए 10%, और अगर कोई कलर नहीं होगा, फोर्थ बैंड नहीं होगा तो 20%। तो यहां पर देखो, और ये कंपनी मैन्युफैक्चरर देता है, ये बढ़िया मैन्युफैक्चरर है, वो 5% देगा। खराब है, सस्ता वाला लेकर आए हो तो वो 3 कलर देगा, तो वो बैंड हो जाएगा। मतलब वहां बैंड नहीं होने से आपका 20% टॉलरेंस, मतलब 100 ओम का चाहिए तो 80 से लेकर 120 के बीच की कोई वैल्यू आएगी, 82 भी आ सकती है, 118 भी आ सकती है। तो कितनी टॉलरेंस हो गई? 5% में सिर्फ 95 से लेकर 105 के बीच में मिलेगा। थोड़ा प्रीसियस हो गया ना, प्रिसाइज हो गया इस तरीके से। तो यहां पे याद कैसे करना है, लर्न करने का एक स्मॉल छोटा तरीका है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय नाम का कोई आदमी है जो ग्रेट ब्रिटेन में रहता होगा, जिसकी वाइफ वेरी गुड है ना, विच हैज वेरी गुड वाइफ। तो यहां पर आप जनरली वेरी गुड वाइफ का क्या मतलब मानते हैं, लोग मानते हैं वो बता रहा हूं, ठीक है। तो वो ऐसा हो जाता है कौन, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। तो इसके लिए आप लिख दोगे गोरी सी नारी। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ गोरी सी नारी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लर्न कर लेना, और बाकी हम देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। देखो लास्ट वाले में पहले हमारे पास बैंड कौन कौन से, पहले बैंड देखो, ग्रीन ब्लू एंड रेड, पहले 3 वाले हैं, ग्रीन ब्लू एंड रेड। ग्रीन ग्रीन ब्लू एंड रेड, और उसके बाद लास्ट वाला गोल्डन। तो ग्रीन का मतलब है 5, ये देखो ये रहा ग्रीन, फिर है ब्लू, ब्लू का मतलब 6, ये 6 आ गया। अब क्या है, अब आया रेड, रेड ये रहा, तीसरा रेड है ना, तो वो मल्टीप्लायर काम आएगा, ये वाला, ये मल्टीप्लायर काम आएगा। तो आपने मल्टीप्लाई 10⁻²। अब प्लस माइनस गोल्ड है, गोल्ड की कितनी टॉलरेंस है, 5%, तो ये आपके सामने आ गया 5%। ये इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, बस इतना सा है। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ये ग्रीन का 5, इसका 6, इसका मल्टीप्लाई बाई 10⁻² प्लस माइनस 5%, दिस इज योर रेजिस्टेंस। इतनी सी बात है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं यहां पे, 5 6 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 5% इक्वल्स टू आर। ये आपका आज का फाइनल टॉपिक है, कार्बन रेजिस्टर्स खत्म हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, आज का काफी अपना एक बड़ा टॉपिक हो गया, बड़ा वीडियो हो गया। अब हम आपका जो 3rd चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये खत्म हो चुका है। अब हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म। जो मूविंग चार्जेस का जो बिहेवियर है वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। आपके 3 चैप्टर हो चुके हैं, तो आप इस तरीके से समझ के चलो कि आपका अब टाइम पे सिलेबस हो जाएगा, और आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएं, और
लाइक करें वीडियोस को, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई दिक्कत है तो बताएं हमें। और थैंक यू वेरी मच।